स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौड़। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड में स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आगे के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे उसका नाम है रोटेशनल स्पेक्ट्रम यानी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम रिजिड रोटेटर के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी दृढ़ जो घूर्णक है दृढ़ घूर्णक के बारे में स्टडी करेंगे। जब अणु अत्यधिक कम ऊर्जा वाली विकिरणों में से सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करते हैं तो उसमें आणविक घूर्णन संपन्न होते हैं, यानी आणविक घूर्णन संपन्न होते हैं और अणु के घूर्णन स्पेक्ट्रा यानी रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। अणुओं के विशुद्ध घूर्णन से प्राप्त स्पेक्ट्रा को विशुद्ध स्पेक्ट्रा कहते हैं और इस स्पेक्ट्रा को प्राप्त करने के लिए तकनीक सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। एक दृढ़ घूर्णक उसे कहा जाता है, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एनर्जी लेवल ऑफ ए रिजिड रोटेटर। एक दृढ़ घूर्णक उसे कहा जाता है जिसके घूर्णन पर दोनों सिरों के मध्य, जैसे एक सिरा ये एक सिरा ये, दोनों सिरों के मध्य दूरी वही बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक द्विपरमाणुक अणु के दोनों नाभिकों के मध्य की दूरी हमेशा स्थिर रहती है, अतः उसे एक दृढ़ घूर्णक हम रिजिड रोटेटर मान लेते हैं। माना कि M1 और M2 द्रव्यमान वाले दो परमाणु यानी नाभिक हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। A diatomic molecule whose nuclei are supposed to be separated by a definite means distance by be treated as rigid rotator with free axis of rotation. Let us consider a diatomic molecule A and B which has two atoms A and B of mass M1 and mass M2 respectively, and R is the distance between the atom. R1 and R2 to be the distance of atom A and B from the center of the mass of the molecule AB, which the molecules rotate and over and। अब हमारे पास हम मानते हैं कि जो दो मॉलिक्यूल है ये दोनों, ये जो CG एक्सिस है इसके ऊपर वो क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। As the system is balanced about is the center of gravity, जैसे ही सिस्टम हमारा बैलेंस हो जाता है तब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि M1 R1 is equal to M2 R2। When molecule rotate about its axis, its moment of inertia, यानी इसका जब जड़त्व आघूर्ण, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, जिसे हम I से शो करते हैं। जब अपने एक्सिस पर मॉलिक्यूल घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तब इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण जिसे I समेशन यानी टोटल MI है RI का स्क्वायर
इस तरह से आगे, फॉर अ डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर। अब हमारे जो ये इक्वेशन है, ये जो प्रथम इक्वेशन है और ये जो प्रथम इक्वेशन है और ये जो द्वितीय इक्वेशन है, इन दोनों के माध्यम से जो आई की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू m2r2 m1 प्लस m1r1 r2। आई इज इक्वल टू r1 r2 हम कॉमन ले ले तो अंदर बच गया m2 प्लस m1। तो r, और हमें पता है ये जो हमारे ऊपर जो डायग्राम दे रखा है इसमें हमारे जो r है किसके बराबर है, r1 प्लस r2 के। तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r माइनस r1। और m2 r2 इज इक्वल टू m1 r माइनस r2। अब हम आगे देखते हैं कि जो r1 है उसकी वैल्यू है हमारे पास क्या आई है, r1 की वैल्यू आई है हमारे पास m2 r और m1 प्लस m2 अपॉन में, और r2 की जो मान है वो हमारे पास है m1 r अपॉन m2 प्लस m1। अब ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2 इन इक्वेशन थर्ड, ये जो हमारी इक्वेशन पहले जो बैक जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है i इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जो है r1 और r2 की वैल्यू रखेंगे। जब ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इस तरह से मिलेगा समीकरण, i इज इक्वल टू m1 ये देखिए r की जगह r1 की जगह पूरी की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, प्लस m2 और ये r2 की जगह ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। यहाँ रखने के बाद हमारे पास क्या मिला, m1 m2 का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m1 का स्क्वायर m2 r स्क्वायर ब्रैकेट में नीचे m1 प्लस m2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आया i इज इक्वल टू m1 m2 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इंटू r का स्क्वायर। अब जो हमारे पास म्यू है ये mn जिसकी वैल्यू हमारे पास इसके बराबर है, तो i इज इक्वल टू म्यू r स्क्वायर। ये जो म्यू है जिसका मान m1 प्लस m2 के बराबर है अपॉन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसे हम कहते हैं रिड्यूस मास ऑफ सिस्टम। अब ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई है अभी हमें, thus in equation above equation moment of inertia is in the term of mass and distance r, angular momentum of rotational molecule is। अब हमारे पास यहाँ पे जो रोटेशनल मॉलिक्यूल यानी एक घूर्णन करते हुए अणु के कोणीय संवेग के लिए, अब हमारे पास L इज इक्वल टू आई ओमेगा, यहाँ जो ओमेगा है ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज क्वांटाइज्ड विच मे बी रिप्रेजेंटेड एज, ये क्या है वैल्यू क्वांटाइज्ड होती है
जिसको हम इस इक्वेशन के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अणुओं के जो कोणीय संवेग है इसके अंदर क्वांटाइज होते हैं, और ये इक्वेशन है L=√में J+1/h/2π, जहाँ पे जो J की वैल्यू है हमारे पास 0 से लेके आगे तक 1 2 3 इस तरह से होती है। J इज कॉल्ड रोटेशनल क्वांटम नंबर। J हमारे पास क्या है? रोटेशनल क्वांटम नंबर है हमारे पास, यानी घूर्णन क्वांटम संख्या कहते हैं। और इसका मान अभी मैंने बताया कि 0 से लेके अनंत तक होता है। और घूर्णन करने वाले अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो होती है हमारे पास 12I⍵²। 12I⍵², ये घूर्णन करने वाले अणुओं की हमारे पास ऊर्जा होती है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, E रोटेशनल = 12I⍵²। अब हमारे पास में तो E रोटेशन = 12 m1 और ओमेगा r1 का स्क्वायर प्लस 12 m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्राप्त होती है वैल्यू 12 ओमेगा स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। I=m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। इसलिए जो ई रोटेशन है हमारे पास वो हुआ 12I⍵², यानी 12I⍵² = 12 ओमेगा इनका होल स्क्वायर अपॉन 2I = L का स्क्वायर अपॉन 2I। इस प्रकार हमें ई रोटेशन की जो वैल्यू मिली है वो मिलेगी हमें J+1/2I ब्रैकेट में h/2π का होल स्क्वायर। आगे हम E रोटेशन = J+1/h², J+1/h²/8π²I। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ई रोटेशन को EJ के बराबर भी लिखा जा सकता है। तो हमें इस तरह से एक और इक्वेशन प्राप्त होती है। जो एनर्जी है इसको सेंटीमीटर इनवर्स में प्रेजेंट किया जाता है। फॉर दिस EJ शुड बी डिवाइडेड बाय HC। तो EJ अपॉन HC = h/8π²IC ब्रैकेट में J+1। अब हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हो रही है B। जो B की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है हमारे पास? इसके अकॉर्डिंग h/8π²IC, ये B के बराबर है सेंटीमीटर इनवर्स में। ये वैल्यू ये है रोटेशनल कांस्टेंट। तो E⁻J जो है वो है J+1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर जैसे मान लो J अगर 0 है तो हमारे पास जो B की J 0 होने पर
अब इस वैल्यू को फॉर्मूले में रखने पर हमारे पास जो वैल्यू मिली है ई बार जे इज इक्वल टू 0, और यही हमारे पास जे इज इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास फॉर्मूले में रखने पर 2b सेंटीमीटर इन्वर्स, जे इज इक्वल टू 2 होने पर फॉर्मूले में रखने पर हमें 6b इन्वर्स, और जे इज इक्वल टू 3 होने पर 12b इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स प्राप्त हुआ है। Thus it obviously that rotational energy depends upon the moment of inertia, यानी एक तो I पे डिपेंड करती है एंड रोटेशनल क्वांटम नंबर J पे डिपेंड करती है, यानी I और J दोनों पर डिपेंड करती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।